Jai Swaminarayan. Today we are going to start chapter number 1. But first of all हम देखते हैं कि टोटली जो हमारा 12th है वो 12th दो पार्ट के अंदर है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर अकॉर्डिंग टू जेई एंड नीट कई टॉपिक हमें दिए हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स है? तो एक टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा टॉपिक है मैग्नेटिज्म, एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट वाला हमारा टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स है, यानी जो भी टोटली हमारा पार्ट 1 है ना, इट्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज। तो सभी टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं चार्ज आता है। फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी उसमें क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्टेडी, जो भी चार्ज अगर स्टेडी है तो उसके लिए जो हमारा टॉपिक बनता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज कंडक्ट होता है, जब चार्ज मूव होता है, स्टेडी नहीं है, तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। उसकी जो भी इफेक्ट है वो हम सेकंड यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखते हैं। तो वो टॉपिक के अंदर हमने देखा भी है, थर्ड चैप्टर के अंदर हमने देखा था। क्या था? जब करंट पास होता है तो उसमें से जो हीट एनर्जी क्रिएट होती है वो हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। जब चार्ज, उसमें भी ऐसा है, जब चार्ज मूव होता है तो यहाँ पे हीट एनर्जी के अलावा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके बारे में जो हम बात करेंगे वो मैग्नेटिज्म है। और लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो क्या है? उसमें भी चार्ज जब मूव होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो जो चार्ज है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है, दिस इज मैग्नेटिज्म। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तब वो अपने आसपास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतने टॉपिक हमारे जेईई नीट में आएंगे। उसके रिगार्डिंग्स अभी हम कौन से चैप्टर, अभी कहाँ पे जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो यही जो हमारा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक जेईई नीट, उसको हमारे एनसीईआरटी बुक में दो टॉपिक के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है उसको हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, चैप्टर नंबर 2 यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमारा चैप्टर है, टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं तो अप टू पेज नंबर 7 वार्ता पीछे बड़ी वार्ता, अप टू चैप्टर नंबर 1 to 7। तो उसमें जो भी थियरी है वो जब हमारा ए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सभी फंडामेंटल जब हमारे क्लियर हो जाएंगे, वो सभी फंडामेंटल क्लियर होने के बाद वो जो पार्ट है वो हम क्लियर करेंगे पेज नंबर अप टू पेज नंबर 7। उसके बाद आता है पेज नंबर 8। और ये जो टॉपिक है, कोई भी आप रेफरेंस बुक देख लीजिए, या तो अरिहंत है, एररलेस है, कोई भी रेफरेंस बुक है, तो जो मैंने बोला ना आगे के 1 to 7 पेजेस से उसका कुछ दिया ही नहीं हुआ है।
डायरेक्ट ही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी हम देखने जा रहे हैं, और दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज द क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ओके, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन? तो एक्चुअली हम देखते हैं ऐसे ही, तो सोच लो कि जब पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया होगा, ऐसा होगा, ऐसा रियली नहीं है पर इस तरह से ही चीज है, वो चीज इस तरह से ही है। तो जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, अलग 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 सभी जगह से थोड़े 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 चार्ज इकट्ठा किए, सभी चार्ज कलेक्ट किए, जितने भी चार्ज कलेक्ट किए सभी को वो मेजर करने लगे। तो कई सारे चार्ज मेजर किए, तो उसमें एक चार्ज जब उन्होंने मेजर किया तो उनको वैल्यू मिलती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, एक चार्ज की वैल्यू हमें ए मिलती है। कई सारे दूसरे ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए, उनका उन्होंने चार्ज जब वो देखा तो उनको चार्ज कितना मिला, तो वो मिलता था 4.8 × 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज मिलता था। उसके अलावा कई ऐसे चार्ज थे जब जहां उनको मिलता था 3.2 × 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज मिला। ओहो, ऐसा चार्ज उनको तो मिला है। अभी भी आप देखो तो आप भी साइंटिस्ट के कम नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। तो साइंटिस्टों ने यहाँ पे एक निकाल दिया कुछ अलग ही, सब में कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे हमको मिलता है 1.6 × 10⁻19 कूलम है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरे में क्या हो सकता है, दूसरे में हम लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, तीसरे में लिख सकते हैं ओके 3 × 10⁻1.6 × 10⁻19 कूलम। इस तरह से सभी चार्ज जब भी वो फाइंड करते थे इसी तरह से मिलते थे। वो हर वक्त 1.6 × 10⁻19 से वो मल्टीप्लिकेशन में ही होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। तो यहाँ ये जो भी चार्ज हमें मिलता है सब में कॉमन है, तो उन्होंने उसको सिंबल दे दिया है ई, और उसका नाम भी दिया है, इज नॉन एज द फंडामेंटल चार्ज। ई इज द फंडामेंटल चार्ज, उससे वो इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे देखें तो 1 2 3 अप टू एन हमें एक मिलता है, इंटीजर नंबर मिलता है, तो उसको हम एन भी बोल सकते हैं। और ए क्या है, टोटली ए क्या है, चार्ज है, तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एनी, कौनी एनी। तो दिस इज द लॉ ऑफ द क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे हमको लिखना है Q इज इक्वल टू एनी। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन। तो फटाफट हमको उसका जो भी लॉ है, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन, वो हमें याद रखना है। समझ तो गए, अभी याद ही रखना है। चलो कैसे याद रखते हैं, चलो फर्स्ट Q बोलो, व्हाट इज द Q। अभी देखा दौड़ तो साइंटिस्टों ने क्या, यहाँ से वहां से सभी चार्ज कलेक्ट किए, यानी Q इज द चार्ज फाउंड इन नेचर। जो भी टोटल वर्ल्ड के अंदर, टोटल यूनिवर्स के अंदर जो भी चार्ज मिलता है, Q इज द चार्ज ऑफ इन नेचर। व्हाट इज n, इंटीजर नंबर 1 2 3 4 अप टू n, इंटीजर नंबर। E अभी हमने बोला फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 इज द फंडामेंटल चार्ज। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन, द चार्ज फाउंड इन नेचर इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज इज द क्वांटाइजेशन। ओके, अगेन आपको बोलना है व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन। The charge found in nature is always integer in multiple of the fundamental charge is the quantization of the charge. Okay. तो यहाँ पे फर्स्ट से एक बार लिख लेता हूँ। ओके, E है, उसकी वैल्यू क्या थी 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके अलावा टोटली जो भी वर्ल्ड है, जो भी नेचर है,
हर एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स है। केमिस्ट्री तो पढ़ चुके हो, आपको याद करना है कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। नया आया पॉजिट्रॉन, नया आया 12th के अंदर, सॉरी 12th तो हमारा चल रहा है, पार्ट 2 के अंदर हम पॉजिट्रॉन पढ़ेंगे। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि पॉजिट्रॉन है क्या, हम कहीं मन में इच्छा थी जाए कहवानी। ओके, व्हाट इज अ पॉजिट्रॉन? तो एक्चुअली जब न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस, जब ऐसी प्रोसेस है, एटम बॉम्ब बनते ना, एटम बॉम्ब जो भी होती है उसमें जो प्रोसेस, उसमें यही सारी प्रोसेस होती है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, जो न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर के अंदर हो रही है, तब ऐसी प्रोसेस के बीच में कहीं ना कहीं से एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये पार्टिकल होता कैसा है, इसका चार्ज वो प्रोटॉन जैसा होता है, सॉरी ओके हाँ एज ओके, इसका चार्ज प्रोटॉन जैसा होता है, मास इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो हमें याद रखने कौन कौन से है, तो एक फर्स्ट है प्रोटॉन, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई, नाम आप याद रखना, एक में उसके जो भी चार्ज है वो लिखता हूं, प्रोटॉन प्लस ई। न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन माइनस ई। पॉजिट्रॉन अभी बताया, पॉजिट्रॉन का चार्ज किसके जैसा होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, ओके चार्ज पॉजिट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन जैसा होता है, मास इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, सो प्लस ई। तो ये सारे चार्जेस है जो हमें याद रखने हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ओके, फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर कौन सा आता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ही, न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं होता है, पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है प्लस ही। ओके, उसके अलावा एक याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर पूछेंगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम। चलो इतने से ही रखते। इस पूछा स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, देखो ओके मैथ तो आता है, -20 स्मॉलेस्ट होगा ना, पावर माइनस में है तो स्मॉलेस्ट होगा। पर याद रखना है अकॉर्डिंग टू रिसर्च अब तक पूरे यूनिवर्स में 1.6 × 10⁻⁻90 यानी ई से छोटा कोई चार्ज अब तक हमने फाउंड नहीं किया, कभी भी हमें मिला नहीं है। यानी स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होगा, ई, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ। હમણાં કેટલાક પીએચડી કરેલા છોકરાઓ સ્ટુડન્ટ સાયન્ટિસ્ટો વચ્ચે બૂમો પાડશે कि ना ना साहेब એવું નથી, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा या तो कहीं पे सुना होगा क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स। जो क्वार्क्स है उसका चार्ज क्या होता है, क्वार्क का चार्ज होता है, क्वार्क और अप एंड डाउन दो टाइप के क्वार्क्स होते हैं, +2/3e -130, -130 यानी ई से लोएस्ट वैल्यू हुई। तो सर वो यानी -130 है तो ए मिनिमम कैसे हुआ वो, पर हमें याद रखना है जब भी हमारे कैलकुलेशन की बात आती है तो हम इसी को ही स्मॉलेस्ट चार्ज और रैंडमली कोई थियरी में पूछ लेते हैं तो हमें याद रखना है, यानी स्मॉलेस्ट चार्ज हमारा कौन सा होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 ई होगा। ओके, दिस इज द क्वांटाइजेशन। ओके, तो क्वांटाइजेशन हमें याद रखना है। ओके, फटाफट 2 मिनट के लिए देख लो और थोड़ा सा याद रख लो, बाद में हम आगे जाते हैं।
ओके, तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के। नेक्स्ट टॉपिक इज द कूलम्स लॉ। एंड एक्चुअली जिस तरह से ग्रेविटेशन के अंदर जो बेसिक है द न्यूटन्स लॉ हमने देखा था। व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ इन ग्रेविटेशन? F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। जो जिस तरह से वो फंडामेंटल था, पूरी ग्रेविटेशन के अंदर फंडामेंटल था, उसी तरह से जो कूलम्स लॉ है वो टोटली इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर टोटली वो बेस है और उसका फंडामेंटल है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द कूलम्स लॉ। ओके, व्हाट इज दिस? इट्स द हमारा कूलम्स लॉ। ओके, व्हाट इज द कूलम्स लॉ? तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सपोज आपको पता ही है ये सब, तो सपोज आपको पता ही है। देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और दोनों को यहाँ पे रखा है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोटॉन बराबर है, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 10 जितने इलेक्ट्रॉन्स को रखता हूँ। तो अभी क्या होगा? पहले जो फोर्स था वो अभी इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज कब होता है? जब चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है। सपोज के यहाँ पे एक प्रोटॉन में अभी 10 प्रोटॉन कर दूं तो अभी भी फोर्स ज्यादा इंक्रीज होगा जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम बोल सकते हैं, चलो क्या बोल सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 एंड Q2। ओके, एक ये बोल सकते हैं। दूसरा सोचो कि फिर से एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दोनों को यहाँ पे रखा है, दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। अभी सोच लो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मैं आपको भेज रहा हूँ आपके यहाँ पे अहमदाबाद में। तो चलो मैंने उसको वहां पे भेज दिया। अभी बोलो, ये मेरे हाथ में जो प्रोटॉन है, वहां पे आपके साथ में जो इलेक्ट्रॉन है, कितना लगेगा ही नहीं, फोर्स नहीं लगेगा क्या? जैसे जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फोर्स और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर इन्होंने बहुत सारी पीएचडी कर दी और उन्होंने बोला F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, क्या हुआ? अरे भाई, आ तो न्यूटन लॉ में भी જોયું હતું, या જોયું હતું ને? ओके, सो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसकी जगह पे हम रख सकते हैं F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओके प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो दिस इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ है, इजीली सोच भी सकते हैं। बट ओके, दिस इज कूलम्स लॉ। हर बार की तरह कूलम्स लॉ आपको याद रखना है। जूना स्टूडेंट થઈ ગયા, खाली इक्वेशन जुओ ने તમે આની डेफिनेशन बना ही सको। अभी बनाते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके, मैं एक बार बोलता हूँ, आपको याद रखना है व्हाट इज F। ओके, F व्हाट इज F वो आपको याद रखना है, थोड़ा टफ है। F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, व्हाट इज F? Electrostatic force act on a stationary point charge. Okay, again, what is F? Electrostatic force act on a stationary point charge. Okay, stationary क्यों? stationary नहीं लिखोगे तो गया मार्क्स। क्यों? जब चार्ज स्टेडी होगे तभी अप्लाई होगा, मूवेबल चार्ज में अप्लाई नहीं होता है। पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है। अगर हम सोच ले यहाँ पे एक डिस्क है, डिस्क पे चार चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तब भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिस्क के अंदर जो चार्ज है उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलते हैं। जब पॉइंट चार्ज हो गए इलेक्ट्रॉन तभी यूज होगा। डिस्क है, डिस्क पर चार्ज है तो उस पे एक वाला इक्वेशन यूज नहीं होगा। यानी पॉइंट चार्ज भी जरूरी है। तो फोर्स का नाम क्या हमने बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। आगे का तो आएगा क्या है? इज
directly proportional to the multiplication of two charges and inversely proportional to the square of distance between them is known as the Coulomb's law। मैं एक बार बोल जाता हूँ, बाद में आपको बोलना है। ओके, फिर भी चलो चलो बोलो क्या है, व्हाट इज द Coulomb's law। ओके, बोल देते द ओके electrostatic force act on steady point charge is directly proportional to multiplication of two point charge and inversely proportional to the square of distance between them। okay, is the Coulomb's law। के Coulomb's law हो गया भी। हर एक बार की तरह पे प्रपोज है तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट ए बार हर बार चेंज करते, ए बार के ले लेते हैं, कांस्टेंट के इज इक्वल टू, सो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट नाम याद रखना है। K is known as the Coulombian constant, is known as the Coulombian constant, and the Coulombian constant K उसकी वैल्यू है 9 क्रॉस 10⁹ इसकी वैल्यू है। इसका यूनिट याद रखना है। चलो बोल दो इसका यूनिट क्या होगा, चलो फटाफट बोलो। यूनिट याद रह गया के कैसे बनाएंगे, चलो के को सब्जेक्ट बनाता हूँ। सो के इज इक्वल टू FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। इसके अकॉर्डिंग टू व्हाट इज F, दिस इज F। ओके, जबरा F हुआ है, जबरा है। ओके, F व्हाट इज F, न्यूटन। R यानी मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ K। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, दिस इज द कोलम्बियन कांस्टेंट। ओके, पर याद रखना है ઘણી વખત જેવું નામ હોય ને એવું કામ ના હોય। मीन्स नाम क्या है, कांस्टेंट, पर ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। वैक्यूम में इसकी वैल्यू अलग होती है, लिक्विड में उसकी वैल्यू अलग होती है, वाटर में वैल्यू अलग होती है। सभी जगह पे मीडियम चेंज डिपेंड्स ऑन द मीडियम, टोटली नॉट कांस्टेंट। यानी ये कहा, इसका नाम क्या है, कोलम्बियन कांस्टेंट इन अ वैक्यूम।